हाय कृष्णा बच्चों, वेलकम बैक क्लास 8 यूनिट 3 और चतुर्भुजों को समझने अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल्स एक्सरसाइज 3.2 हम लोग कर रहे हैं और 3.2 के हम क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अगर उससे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक चाहिए तो मेरा पिछला वीडियो आपको देखना पड़ेगा। उससे पहले के सारे क्वेश्चन मैंने शुरू किए, यानी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 तक मैंने सारे क्वेश्चन डाल दिए। अगर आपको समझना है तो उन वीडियो को अगर आप देखेंगे तो अच्छे तरीके से आप सबको समझ पाएंगे और अपना एक अच्छी सी कॉपी भी जनरेट कर पाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो एक ही क्वेश्चन 3.2 में एक ही क्वेश्चन बचा हुआ था, लास्ट 6 क्वेश्चन, तो मैंने एक ही क्वेश्चन इस वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। और आगे का जो थोड़ा सा ना चतुर्भुजों के प्रकार, ना कौन कौन से चतुर्भुजों के प्रकार, तो समलंब है, समांतर चतुर्भुज है ना, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग थ्योरेटिकल डिस्कस करेंगे। लेकिन अगले वीडियो में मैं आपको समलंब के पूरी प्रॉपर्टीज के साथ समलंब का चित्र, प्रॉपर्टी, सब कुछ बिल्कुल क्लियर करता हुआ आपको पूरे चतुर्भुजों को समझाने का प्रयास करूंगा, उसके और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, ताकि फिर आप उसके जो बेसिस पे सम्स आएंगे आगे उनको फिर आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ये क्या कहता है। कहता है, क्योंकि इसमें देखो कुछ अंक वंक नहीं लिखा हुआ तो थोड़ा सा बच्चों के लिए ना प्रॉब्लम रहता है, अरे ये क्या ना, कुछ लिखा तो ही नहीं हुआ, कुछ कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हो, क्या करें क्या नहीं करें। तो लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसमें सब कुछ छुपा हुआ है। कहता है कि समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतर कौन संभव है और क्यों। किसी समबाहुभुज कम से कम, देखो कम से कम आपको अंश बताना है, कम से कम कितने अंश का अंतर कौन संभव है, कितने अंश का। तो देखो आपको सबसे पहले आपको इस बात पे पहुंचना पड़ेगा कि सबसे छोटा समबाहुभुज यानी सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज कौन सा होता है। तो आपको, अगर आप बिल्कुल दिमाग लगाएं, देखो कोई भी बहुभुज है ना, कोई भी बहुभुज आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी बहुभुज, अगर आप बहुभुज चाहते हो, बहुभुज मतलब कोई भी बंधाकृति चाहते हो, तो कम से कम उसमें 3 लाइन आपको चाहिए, है ना। कोई 2 लाइन से तो आप कोई बहुभुज नहीं बना सकते, क्योंकि 2 लाइन में अगर सपोज आपने ऐसा खींचा तो खुला रह जाएगा। कैसे भी आप खींचेंगे 2 लाइन से तो वो क्या होगा, वो आकृति खुली रह जाएगी, वो बहुभुज बनेगा नहीं। तो कम से कम आपको सबसे छोटा सा छोटा अगर आपको बहुभुज बनाना है तो 3 भुजाओं वाला बनेगा। और समबाहुभुज की बात करें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम समबाहुभुज हैं, 3 भुजा मिनिमम चाहिए। तो जब मैं 3 भुजाओं से अगर मैं कोई आकृति खींचूंगा, है ना, ए बी और सी, है ना, देखो 3 भुजा, सबसे मिनिमम 3 भुजा से क्या होगा, आकृति बंद हो गई। और ये तीनों अगर भुजाएं बराबर हैं तो ये जो विशेष आकृति बन रहा है, तो इस आकृति का नाम होगा इस आकृति का नाम होगा समकोण, है ना, समबाहु त्रिभुज। क्या होगा, समबाहु त्रिभुज। इस आकृति का नाम क्या होगा, ये जो आकृति आपके पास बन रहा है ना, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। और इक्विलेटरल का ट्रायंगल सबसे जो बहुभुज बनाने, सम यानी तीनों भुजाएं बराबर हो, ऐसा बहुभुज सबसे छोटा यही है ना। तो और अब आपको, जब आपने ऐसा बहुभुज बना लिया तो फिर आपको सोचना है कि इसका अंत्यकोण क्या होगा, है ना। तो आपको प्रॉपर्टीज आपको पता ही है, हम जानते हैं कि किसी समबाहु त्रिभुज के अंत्यकोणों का योग क्या होता है, अंत्यकोणों का योग 180 होता है। लेकिन इस प्रॉपर्टीज में हम नहीं जाएंगे। हम जानते हैं कि किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोणों का माप, है ना, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या, देखो त्रिभुज के तीनों कोणों 180 होता है, और समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक भुजाएं बराबर, तो प्रत्येक कोण बराबर होता है। प्रत्येक कोण बराबर होगा तो यानी तीनों कोण कितना बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। तो देखो 60 का बनेगा, तो तीनों कोणों को मिलाकर कितना बन जाएगा, 180। और ये प्रॉपर्टी हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो आपको ये भी प्रॉपर्टी साथ साथ में, हम जब छोटी क्लास में होते हैं तो ये प्रॉपर्टी हम सीखते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है ना। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम क्या लिख सकते हैं कि किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंत्यकोण बनता है, 60 डिग्री का बनता है। अतः आप ये क्वेश्चन को रेफर करके लिख सकते हैं। अतः किसी समबाहुभुज में कम से कम
60 डिग्री का अंतः ना अंतः कोण होता है। ठीक है, पहली बात तो यहाँ पे ख़त्म हो गई, होता है। ठीक है, ये हो गई आपकी ए पार्ट। कौन सा पार्ट? ए पार्ट खत्म। अब बी पार्ट की बात करते हैं। बी क्या कहता है? बी देखो क्या कहता है, कहता है किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का कोण हो सकता है। तो देखो अधिक से अधिक भी छुपा पड़ा है कम से कम के अंदर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किसी बहुभुज में, हाँ हम जानते हैं कि किसी समबहुभुज बहुभुज में, ठीक है ना, किसी समबहुभुज में अंतः कोण प्लस में बाह्य कोण, अंतः प्लस में बाह्य कोण क्या होता है आपके पास? 180 डिग्री होता है। अगर जैसे आपको एक बहुभुज है ना, तो जैसे कि मान लो ये एक भुजाएं हैं, अगर आपका ये अंतः कोण होगा 60, तो ये इसका बाह्य कोण हो जाएगा। तो ये इन दोनों को अंतः, ये अंतः कोण होगा, ये बाह्य कोण होगा। तो अंतः कोण और बाह्य कोणों का योग मिलकर क्या बनेगा? क्योंकि देखो सीधी लाइन जा रहा है, ये पूरी लाइन तो 180 डिग्री होता है ना। तो ये बात आपको समझना है। तो अंतः कोण और बाह्य कोण की क्या क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो अंतः कोण आपको पता है 60, तो बाह्य कोण आपको याद करना है। ठीक है जी। तो बाह्य कोण अगर आप यहाँ पर ऐसे छोड़ देंगे, है ना, तो व्हाट विल हैपन? 180 माइनस में 60, तो क्या आ जाएगा? 120 डिग्री आ जाएगा। तो यानी आप यहाँ बता सकते हैं कि किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है? 120 डिग्री का बाह्य कोण संभव है। ठीक है ना। अतः किसी समबहुभुज में कम से कम, अधिक से अधिक 120 डिग्री का बाह्य कोण संभव है। बाह्य कोण संभव है। ठीक है जी। देखो छोटी बात है, छोटी बात है जो कि त्रिभुज से संबंधित था, और छोटी बात आपको आना भी चाहिए। अगर छोटी बात आपको समझ में आएगा तो फिर बड़ी बातें आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। अगर छोटी बातों को आप स्किप करेंगे, है ना, इस प्रॉपर्टी को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तो फिर ये बड़ी बातों को समझने में हमारे लिए बहुत समस्या जनरेट करता है। ठीक है ना। तो छोटी बातों को अच्छे तरीके से आप नोट्स बनाओ और ये इनको ध्यान रखने का प्रयास करो। तो देखो ना, बड़ी बात आपको समझने में, बड़ी फिलॉसफी समझने में, बड़े कंसेप्ट समझने में आपको मैथ का वो आपके लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखो जो अगला यहाँ से जो 3.2 यहाँ पे खत्म हुआ, अगला क्या है? 3.3 में चतुर्भुजों के प्रकार, यानी अब डिफरेंट तरीके का समलंब, डिफरेंट तरीके का चतुर्भुज आएगा। जैसे कि समलंब है, काइट है, आपका पतंग यानी समांतर चतुर्भुज है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे चतुर्भुजों का आपका वर्णन होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसमें आप समलंब के बारे में अच्छे समझ पाएंगे, पतंग के बारे में अच्छे समझ पाएंगे, समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज के बारे में अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जब ये प्रॉपर्टी आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा, तो फिर आप जो इसका ये जो एक्सरसाइज है इसको आसानी समझ पाएंगे, और आगे भी, यानी ये जो चतुर्भुज से संबंधित सारी बातें आगे भी देखो बहुत सारे, जैसे बहुत सारे हमारे चैप्टर्स हैं, जैसे क्षेत्रफल वगैरह निकालना, उसमें चतुर्भुजों का कंसेप्ट होता है ना, 9th में है, 10th में, इस तरीके से। फिर वो आगे जाके आपको जब आप ये प्रॉपर्टी जब क्लियर होगी, तो आगे जाके उन चैप्टर को करने में आपको ये जो पूरा जो अभी आपने सीखा है वो आपको इतना मदद करेगा कि आप उसको आसानी से जल्दी समझ पाएंगे। लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, उसको समझते नहीं है। अभी 8वीं में कंसेप्ट को समझेंगे, समझते नहीं ध्यान से, तो फिर वो 9th में फिर उसको उस बात को सीखने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत समस्या उसको फील होता है कि यार ये मुझे क्यों नहीं आ रहा। फिर अगर कोई टीचर अच्छा होता है तो उसको बेसिक से समझाया, और टीचर अगर अच्छा नहीं हुआ तो फिर बोल देता है भाई ये याद रख लो इसको, ऐसी बात होती है। तो फिर ये बड़ा उसके लिए एक ऐसा होता है कि फिर वो नॉलेज की कमी से क्या होता है, फिर उसका इंटरेस्ट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है मैथ में। ऐसा नहीं करना, आपको इंटरेस्ट लगातार मैथ में बढ़ाना है। ठीक है ना। तो इस वीडियो के साथ आपको बने रहना है, इस चैनल के साथ आपको बने रहना है। मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो इंटरेस्ट है मैं जनरेट कर पाऊँ। अगर मैं जनरेट कर पाऊंगा तो मैं अपने आप को बहुत लकी और भाग्यशाली समझूंगा कि मैंने आपको कुछ मैथ में कुछ आपका इंटरेस्ट जनरेट कर पाया। ठीक है। तो थैंक यू, आप इस वीडियो के साथ बने रहो, इस चैनल के साथ बने रहो। ठीक है, थैंक यू।